स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। चैप्टर 1 चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में हमने एक हेडिंग लगवाई थी कि संतुलित समीकरण का महत्व। हेडिंग क्या थी? संतुलित समीकरण का महत्व। कि वास्तविकता में संतुलित समीकरण का क्या महत्व होता है। चलो इसकी डिफिनीशन और इसका क्या महत्व होता है उससे पहले कुछ बातें बताएंगे। आप लोग एक बात जानते हो कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता था कि ना तो किसी द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। अर्थात द्रव्यमान क्या होता है? जिसमें भार हो, जिसमें वेट हो। और पूरा संसार हमने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से पहले परमाणु बनता है, परमाणु के बाद अणु बनता है, अणु से फिर पदार्थ, और सब क्या होता है? पूरा संसार क्या है? ब्रह्मांड की रचना हुई है। लेकिन सबसे पहले ये जानना है कि अगर हमारा परमाणु नष्ट होता है तो द्रव्यमान भी नष्ट होगा, क्योंकि परमाणु में ही द्रव्यमान होता है कि नहीं। अब अगर द्रव्यमान परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूट रहा है तब तो सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी द्रव्यमान, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान होगा उससे क्या होगा? हमारा एटम बनेगा, उसमें द्रव्यमान आएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे कोई एटम होता है, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं? 8 प्रोटॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन। और इसका जो है परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। 16 में से 8 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 8 न्यूट्रॉन होते हैं। अब 8 न्यूट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन का जो द्रव्यमान रहेगा वो क्या हो जाएगा? हमारे ऑक्सीजन एटम का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। अब H2O देखो, H2O यानी एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। अब प्रोटॉन एक होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि ऑक्सीजन में जितना द्रव्यमान होगा तथा हाइड्रोजन में जितना द्रव्यमान होगा वो क्या हो जाएगा? H2O पूरे एक अणु का द्रव्यमान हो जाएगा। अब अगर किसी अभिक्रिया में हम लोग यहाँ से जल ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया, देखो इस हिसाब से समझो कि H2 प्लस O2 H2O हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। यानी इस अभिक्रिया में अगर हम लोग देखें तो ये क्या है? असंतुलित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु के अभिकारकों में पूरा अगर जितने लिखे रहते हैं उन दोनों को क्या करते हैं? काउंट करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। तो अब एक जो ऑक्सीजन परमाणु है वो कहीं पे गायब हो गया। अब अगर परमाणु गायब हो गया किसी अभिक्रिया में, अर्थात उस परमाणु का द्रव्यमान भी गायब हो गया। जब द्रव्यमान गायब हो गया तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो कहता है कि ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, वो यहाँ पे फिर फेल हो जाएगा। कोई महान व्यक्ति ने कहा है कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। और इस बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा भी था। किस हिसाब से? कोई पदार्थ लिया था, उसको अग्नि में जलाया था। जब जलाए थे तो वो पदार्थ का, पहले जो पदार्थ था हमारे पास, उसका हम लोगों ने वेट, पहले वजन उसका मीजर किया, कितना है उसका वजन। और फिर जलाने के बाद उसमें से जो हमारी गैस निकली, जो हमारा धुआं निकला, उसको एकत्रित किसी बर्तन में किए, और जो उसका राख निकला, अवक्षेप, उसको भी हम लोगों ने एक साथ लिया था। अगर आप लोग पढ़े हो तो जब गैस और अवक्षेप दोनों का द्रव्यमान नापा गया तो जो हमारा पदार्थ था पहले, उस पदार्थ का क्या था? द्रव्यमान बराबर था। अर्थात अगर लकड़ी कोई है, लकड़ी
लकड़ी को हम लोग जला रहे हैं तो लकड़ी का जितना द्रव्यमान होगा उसका द्रव्यमान लकड़ी की जो राख होगी, राख आप लोग जानते हो जो अवक्षेप जलने के बाद निकलता है, राख यानी कोयला, यहाँ पे लिख दो कोयला, कोयला प्लस जो उसमें से गैस निकली होगी यानी धुआं जो निकला होगा, धुआं, इन दोनों का द्रव्यमान क्या था, इसका और इसका द्रव्यमान बराबर था। इससे हम लोगों ने यह अनुमान लगा लिया था कि ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब क्लास आगे बढ़ी, थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ा, तो हम लोगों ने ये जाना कि जो लकड़ी होती है वो क्या होती है, परमाणुओं से बनी होती है, और कोयला और धुआं भी क्या होता है, कोयला और धुआं भी क्या होता है, हम लोगों का परमाणुओं से बना होता है। अर्थात परमाणुओं को नष्ट होने नहीं देना है, और परमाणु नष्ट होता भी नहीं है। परमाणु क्या नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। अब कंडीशन तो यही है, जल बनाना है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से। अब जल का फॉर्मूला तो H2O ही होता है, और ऑक्सीजन तो श्वसन अवस्था में होता नहीं है कि हम लोग सीधा क्या करें, एक ऑक्सीजन को लाएं और H2 के साथ जोड़ दें तो H2O बन जाएगा, नहीं। ऑक्सीजन हमेशा हमें ऑक्सीजन गैस में प्राप्त होगा, यानी दो एटम एक साथ मिले रहेंगे, वही हमको उसी से अभिक्रिया करनी है। तो एक ऑक्सीजन तो गायब हो गया, इसीलिए गायब तो होता ही नहीं है कोई एटम, और गायब नहीं होता है, और H2 यही फॉर्मूला है, और H2O2 से ही बनना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि जो है इसको बैलेंस कर लेते हैं, किसको, अभिक्रिया के जो समीकरण को। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो अब हम लोगों का ऑक्सीजन 2 हो गया। ये तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की संख्या तो हो गई। कहा था कि पूरे अणु में अगर आगे कोई संख्या लगा रहे हैं तो पूरे अणु में उसका गुणा होगा, तो 2 2 या 4, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। अब यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा दिए, 2 2 या 4। अर्थात अगर हम लोगों को जल के 2 अणु बनाना है तो 4 हाइड्रोजन लेने होंगे, यानी 2 हाइड्रोजन गैस के अणु या 4 हाइड्रोजन, और एक ऑक्सीजन गैस का अणु लेना होगा। परमाणु तो यहाँ 2 हैं, अगर हम लोग कहें तो ऑक्सीजन परमाणु 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन गैस का अणु एक ही है। ठीक है, अणु को कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पे जल के 2 अणु हैं, तो अगर इसमें कहें कि हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं तो 2 2 या 4 हाइड्रोजन परमाणु 4 हैं। परमाणु अणु में आप लोग डिफरेंस समझते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी एटम क्या नहीं हो रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है। तो बस सीधा सीधा लिखो कि किसमें लिखना है, रासायनिक संतुलित समीकरण के महत्व हेडिंग में हम लोगों को लिखना है, क्या लिखना है कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत से, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत से, संरक्षण के सिद्धांत से कोई समीकरण तभी किसी अभिक्रिया को दर्शाता है, अभिक्रिया को दर्शाता है जब अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणु बराबर संख्या में होते हैं। बराबर संख्या में होते हैं। समझ गए इस बात को? अगर बराबर संख्या में नहीं होंगे अर्थात समीकरण संतुलित नहीं है,
यानी वो किसी ऐसी अभिक्रिया को प्रदर्शित कर देगा अगर संतुलित नहीं है, कि जो अभिक्रिया हो ही नहीं रही है, जो कि संभव ही नहीं है। हम लोग लिख देंगे H2 + O2 = क्या लगाएंगे, तीर का निशान लगाएंगे और H2 लिख देंगे। अब एक ऑक्सीजन को गायब कर दिए, ऐसा कभी संभव ही नहीं है, अर्थात क्या हो जाएगा कि वो अभिक्रिया गलत हो जाएगी बस। तो किसी अभिक्रिया को अगर हम लोगों को प्रदर्शित करना है तो समीकरण संतुलित होना चाहिए, बस यही इसका महत्व है। स्क्रीनशॉट ले लो या जो है लिख लो, ठीक है। अब एक बढ़िया सी बात हम लोग करने जा रहे हैं। बढ़िया सी बात क्या है, अगर यहाँ पे हमने H2O लिख दिया, H2O किसका सिंबल है, जल का सिंबल है। अब जल 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस, लिक्विड और गैस। अब अगर किसी अभिक्रिया में H2O लिखा है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, गैस कहेंगे कि ये कौन सी अवस्था में, ये भी तो होना चाहिए, कोई अभिक्रिया हो रही है, अलग अलग फॉर्म में क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। चलो ठीक है। अब अगर कहीं पे H2O लिखा है तो वो ठोस है, द्रव है कि गैस है, इस बात को अगर हम लोगों को पहचानना है तो उसके लिए कुछ लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग हेडिंग डालो चिन्ह परिपाटी, रासायनिक समीकरणों की चिन्ह परिपाटी क्या होगी, रासायनिक समीकरण में पदार्थ की अवस्था की चिन्ह परिपाटी, पदार्थ की अवस्था की चिन्ह परिपाटी, ठीक है, चिन्ह परिपाटी। देखो यहां पे अगर हम लोगों ने ठोस लिख दिया, ठोस, तो ठोस का सिंबल हम लोग करते हैं स्मॉल s से, ठीक है। अगर गैस कहीं पे लिखा है, कोई पदार्थ गैस अवस्था में है, तो स्मॉल g उसका सिंबल उसके आगे लिखा होगा। अगर द्रव है तो द्रव का क्या होता है इंग्लिश में, लिक्विड, तो स्मॉल l से हो जाएगा। और एक और होता है कि कोई पदार्थ अगर जल में घुला हुआ है, तो जल में घुला है तो क्या हो जाएगा, जलीय घोल हो जाएगा, यानी जलीय विलयन में है तो क्या होगा, जलीय घोल के रूप में। उसको हम लोग स्मॉल a और स्मॉल q से नोटेट करते हैं, लिखते हैं, स्मॉल a और स्मॉल q से लिखते हैं। अब एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में अगर कोई ठोस है, अगर हम लोगों ने मान लिया कि देखो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखो, कहीं पे H2O लिखा है और अगर उसके आगे S लिखा है, तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि जो जल है वो किस में है, बर्फ़ के रूप में है, यानी कि ठोस के रूप में है। अगर कहीं पे H2 लिखा है और G लगा है, H2 गैस के रूप में है, हमेशा गैस में होता है, चलो ठीक है गैस में है। अगर H2O लिखा है, अगर L है तो समझ जाएंगे कि वो पानी के रूप में है, ठीक है, जल। अगर H2O के आगे G लिखा है तो वो भाप के रूप में हो जाएगा, हो गया। ठोस को समझो, अगर S लिखा है जैसे हमने यहाँ पे बताया ही है। अब बात आती है कि जलीय घोल के रूप में क्या होता है, तो एक एग्जाम्पल हम लोग आपको दे रहे हैं, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, एक किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये है बुझे हुए चूने का फॉर्मूला। एक होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जो क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है। जब हम इसमें पानी मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है CaOH का होल ट्वाइस। देखो इसकी हम अभिक्रिया आपको बता रहे हैं लिख करके, क्रियाएं दे रहे हैं जिनमें क्या है, सारी के सारे चिन्हों को क्या है आपको वहाँ पे दिखाया जाएगा। तो देखो एक अभिक्रिया हम लोगों की होती है Fe+
H2O बनता है हम लोगों का Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयरन है वो क्या होता है, सॉलिड अवस्था में होता है, S लगा है। H2O जो होता है वो भाप के रूप में होता है, देखो यहाँ G लिखा है। H2O क्या होता है यहाँ पे, भाप के रूप में। Fe3O4 किस में होता है, सॉलिड में होता है, और H2 क्या होता है, गैस के रूप में होता है। अब इस अभिक्रिया को बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे Fe है, यहाँ Fe3 है, यहाँ 3 लगा देंगे। ठीक है, H2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है H2। ठीक है, यहाँ पे O कितना है, 4 है, यहाँ पे O कितना है, 1 है, यहाँ पे 4 लगा देंगे। तो अब ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे 4 लगा देंगे तो 4 2 8 हो जाएगा। क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया, और हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक आप लोग एग्जाम्पल में लिख लेना, इसलिए सिंबल के लिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, लिखे हैं। एक दूसरी एक्सरसाइज देखो, जिसमें आप लोगों का जलीय विलयन वाला भी आ जाएगा, जलीय घोल वाला। तो देखो, अगर हम लोग CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस उसमें हम लोग जल डालते हैं H2O, तो हम लोगों को मिलता है CaOH का होल ट्वाइस, प्लस ऊष्मा भी बाहर निकलती है, ऊष्मा। अब जो CaO होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब चूना जो क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना, पत्थर की तरह होता है कि नहीं, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है। तो इसके आगे क्या लिख देंगे, स्मॉल s, यानी ये क्या है, सॉलिड है। H2O हम लोग लिक्विड के रूप में डालते हैं बिना बुझे हुए चूने में, तो यहाँ पे स्मॉल l लिक्विड डाल दिए। अब जब हम लोग बिना बुझे हुए चूने में पानी को डालते हैं तो क्या होता है, चूना अपने आप खौलने लगता है, उसमें से कुछ ऊष्मा भी निकलती है। तो देखो यहाँ पे हमने ऊष्मा लिख दिया। अब जो बुझा हुआ चूना होता है वो गीला होता है, उसमें जल भी मिला हुआ होता है, और जिस पदार्थ में जल मिला होता है यानी जिसमें नमी होती है तथा जो जल के अंदर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, AQ उसके आगे लिखते हैं, AQ। इसके आगे क्या लिखा रहेगा, इसको यहाँ किए दे रहे हैं, CaOH के आगे लिखा रहेगा AQ। समझ में आया, प्लस ऊष्मा तो है ही, ऊष्मा। समीकरण देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे कैल्शियम यानी Ca के एक अणु है, यहाँ पे Ci का एक अणु है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है, तो हाइड्रोजन में उसका गुणा हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का एक अणु यहाँ पे है 1 प्लस 1 यहाँ पे है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, 2 परमाणु हैं। तो क्या हो गया, ये समीकरण पहले से ही क्या है, संतुलित अवस्था में है, इसे हम लोगों को संतुलित नहीं करना है। ठीक है, बैलेंस नहीं करना है, इतना आप लोग समझ गए हो। अब थोड़ी सी एक अलग से एक बात बताते हैं आप लोगों को। वो अलग से बात क्या है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, उसमें क्या कहे थे कि ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़े विद्वान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या किया, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया हम लोगों को, एक थ्योरी के रूप में एक फॉर्मूला था जो था E = mc²। इससे इन्होंने क्या किया, इन्होंने द्रव्यमान को नष्ट कर दिया और द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। इस बात को लिखना नहीं है जो हम बता रहे हैं अलग से, इसको सिर्फ आप लोग सुनो समझो थोड़ा सा। जब 11th-12th में जाओगे तो थोड़ा सा इसके बारे में क्या होगा पता होगा, वहाँ पे डीपली इसको डिस्कस करेंगे। कोई टीचर आप लोगों को डिस्कस करवाता नहीं है, लेकिन अगली साल से क्या होगा, हम ऑन यूट्यूब अच्छी तरीके से आ जाएंगे, तो आप लोगों को 11th-12th क्या होगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। इस बार तो टाइम नहीं मिलता, इसलिए कभी कभी लेक्चर शूट करते हैं और आप लोगों को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे JP सर क्या हैं, आप लोगों को मैथ के
रेगुलर लेक्चर दे रहे हैं 9th और 10th के, तो उनके लेक्चर आप लोग रेगुलर देखा करो। जैसे हम डाला करें तो हमारे लेक्चर भी क्या करो, देख लिया करो। हम देखते हैं कुछ बच्चे हमारा लेक्चर तो देखते हैं लेकिन जेपी सर का नहीं देखते हैं। अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उनको बताया जाएगा इस बारे में कि सर आप ये सुधार कीजिए, बच्चों को इस बारे में समझ में नहीं आ रहा है इस तरह से, ठीक है। तो जो आइंस्टीन थे उन्होंने हम लोगों को ये फॉर्मूला दिया E=mc²। ई क्या है यहाँ पे, एनर्जी है, ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा। और एम क्या है, द्रव्यमान है, अच्छा द्रव्यमान है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान किस में होता है, पदार्थ में होता है। जैसे ये चौक है, इन्होंने क्या किया, इस चौक को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। कोई भी दुनिया का कोई भी पदार्थ है वो, इन्होंने क्या किया, उसको नष्ट करके उसको एकदम से क्या किया दिया कि एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। कोई एनर्जी कहीं पे है उसको द्रव्यमान में कन्वर्ट कर दिया। ये किसने किया था, आइंस्टीन ने किया था, जिससे हम लोगों के परमाणु बम बनाए जाते हैं। ये बहुत ही, इन्होंने पहले तो ये थ्योरी दे दी, और जब इन्होंने पता चला कि इसका जो है दुष्परिणाम क्या होता है तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पछतावा भी किया था। एक बुक है कोई आइंस्टीन के जीवन के ऊपर, जिसने इन्होंने कहा था कि अगर हमारी जीवन की सबसे बड़ी अगर गलती कोई हुई है तो हमने ये थ्योरी दे करके गलती की है, आइंस्टीन जैसे महावैज्ञानिक ने, कि हमने ये फार्मूला दिया, अब परमाणु बम बन गया। जब बम बन गया तो क्या हुआ भाई, अमेरिका ने जापान के ऊपर अटैक किया था, जापान ने अमेरिका के ऊपर, यानी कि छोटा सा एक बम बहुत ज़्यादा घातक परिणाम क्या कर सकता है, दे सकता है। यानी इन्होंने इसका कोई जल्दी से प्रैक्टिकल नहीं करता है, प्रैक्टिकल हुआ है लेकिन जल्दी से कोई लैब में इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है। अगर हम इस चौक को भी एनर्जी में कन्वर्ट करें डायरेक्ट, तो इसमें से इतनी एनर्जी निकलेगी कि जहाँ पे हमारा स्टूडियो है प्रयागराज के अंदर, पूरा का पूरा प्रयागराज ख़त्म हो जाएगा इस छोटी सी चौक की एनर्जी से। इसके अंदर इतनी एनर्जी है। और ये क्या होता है, नाभिकीय विखंडन अपक्रिया के कारण होता है, क्योंकि इसका नाभिक टूटता है, इलेक्ट्रॉन टूटते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एकदम अलग से होते हैं, और सारे क्या होते हैं, फिर नष्ट होते हैं। इसमें बहुत खतरनाक, यानी विस्फोट बहुत तगड़ा होता है, और विस्फोट होता है तो बस सब लोग उसी में सिमट जाते हैं आग में। इसीलिए आप लोगों को अगर कहो कि सर जी अब जो है द्रव्यमान नष्ट हो गया, और फिर भी जब द्रव्यमान नष्ट हो सकता है तो फिर हमारे संतुलन समीकरण में इसकी आवश्यकता क्या है। आपने कहा है कि कुछ भी कर दो कि द्रव्यमान नष्ट हो गया किसी भी अभिक्रिया से, तो किसी भी अभिक्रिया में हमारा परमाणु नष्ट नहीं होता है, सिर्फ नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में परमाणु नष्ट होता है। जब छोटी सी चौक से एक इलाहाबाद जैसे शहर को नष्ट करना हो तब वो क्रिया करवाई जाती है, नहीं तो प्रयागराज के अंदर इतने सारे स्कूल हैं, इतनी सारी लैब हैं, वहाँ पे कितनी सारी अभिक्रियाएं हो रही हैं जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो क्या उसमें सारे परमाणु नष्ट हो रहे हैं? नहीं, परमाणु आप जो पढ़ रहे हो अभिक्रियाएं कहीं पे भी नष्ट नहीं होती हैं अभिक्रियाएं, दुनिया की कोई भी अभिक्रिया हो। इसीलिए क्या होता है कि हमारा एक सिद्धांत है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। एक द्रव्यमान को नष्ट करना आइंस्टीन ने जो बताया है, समझ लो कि वो हमारी केमिस्ट्री का एक अपवाद के रूप में लो उसे। उसके बारे में अगर पढ़ना है ना, E=mc² सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, अपने आप में ये सब्जेक्ट के रूप से कार्य करता है। कई लोग इसकी रिसर्च करते करते ना बुढ़े हो जाते हैं और इसका अंत नहीं पा पाते हैं। सिर्फ एक फॉर्मूला जो कि आइंस्टीन ने दे दिया और लोगों के दिमाग को क्या कर दिया, वो एकदम से ख़त्म कर दिया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में नई, समझो यार, ठीक है। और जितने भी अगर आप लोगों को बढ़िया लगता है तो चैनल को सपोर्ट करते रहें, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।